Jai Hind, welcome to Rivantham's yet another webinar on Sankalp to Success. I am Wing Commander Sonika and on behalf of Team Rivantham, आप सबका स्वागत है इस वेबिनार में जहां हम जानेंगे एक जर्नी of resilience, grit and determination. So Team Rivantham आपके लिए ये वेबिनार इसीलिए लेकर आई है बिकॉज हमारा उद्देश्य है कि आप चाहे किसी भी करियर में जाए, यू शुड बी गोइंग एज अ वॉरियर. तो जब भी हम बात करते हैं संकल्प की, तो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जिंदगी में सुना होता है और पढ़ा होता है, और उसने हमारे दिल पे बहुत ही अपील की होती है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो. तो आज आप लोगों के लिए एक ऐसी ही कहानी हम लेकर आए हैं, और जिससे आप जो माइंडसेट है वो वॉरियर माइंडसेट सेट करेंगे. तो टीम रिवांथम में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, मिलिट्री वेटरन्स, अलोंग विद द एक्सपर्टीज फ्रॉम देयर डोमेन्स, उनका विजन यही है कि आप किसी भी करियर में जाएं, लेकिन उस माइंडसेट के साथ जाएं कि आप कभी भी हौसला ना हारे और जो आपकी मंजिल है वो पाकर ही रहे. तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट गिव अ वेरी जस्ट बैकग्राउंड. रिवांथम है क्या? ये एक इनिशिएटिव है नेशन बिल्डिंग के लिए, और जिसमें आप जैसे जो लोग हैं who are not only aspirants but are going to be the future leaders, उनमें मिलिट्री वर्च्यूज की हेल्प से करेज, इंटीग्रिटी एंड रेजिलियंस हम ऐड कर सके और एक जनरेशन को एम्पावर करें स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. क्योंकि चाहे हम पढ़ाई कितनी भी कर लें, बट 85% हमारी जो सक्सेस होती है लाइफ की, वो डिपेंड करती है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है एज अ पर्सन और हमारा माइंडसेट कैसा है. सो इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि 30% थियोरी और 70% एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ हम आप सबके सामने वो चीजें दे पाए, आपको उन चीजों से रूबरू करा पाए विच आर मच मोर देन जस्ट मार्क्स. तो आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी के लिए हम आपकी मदद करते हैं, ताकि आप जहां भी जाएं एक वॉरियर की तरह जाएं, योद्धा की तरह जाएं. हमारे पास छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम है पहल, बिकॉज उनके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसमें पेरेंट्स एंड टीचर्स का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़े बड़े बच्चे जब वो करियर के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आरोहण, जहां पर हम लाइफ स्किल्स प्लस करियर गाइडेंस ऑफर करते हैं. और जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आपके पास हाई स्किल हो, हाई इनकम जनरेट करने के लिए, और प्लस इंटरव्यूज की तैयारी करनी कैसे है, खुद की स्ट्रेंथ दिखानी कैसे है. तो ये सब हम अपने पैकेजेस में आपको देते हैं. साथ ही साथ हमारे रिवांथम टीम का एक इनिशिएटिव है उड़ान, जिसमें सभी बच्चियां फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे जुड़ सकती हैं. बहुत जल्द हम इसमें वन ऑन वन सेशंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, बट स्ट्रक्चरली वी गिव देम गाइडेंस सो दैट वी कीप ऑन इम्प्रूविंग अवर पर्सनालिटी एंड एनहेंसिंग अवर माइंडसेट. तो इसी श्रृंखला में आज हम हैं आपके साथ इस वेबिनार में, जिसका नाम है संकल्प टू सक्सेस, क्रैकिंग सिविल सर्विसेज. ये एक ड्रीम होता है सिविल सर्वेंट बनने का, बट उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए, उसको सच करने के लिए किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, उसके लिए हमारे साथ एक योद्धा है, और उनसे बहुत ही खुलकर ब्यूटीफुली बात करेंगे आवर ओन मोटिवेटर, स्पीकर, our military leader, veteran, author, poet, our own Colonel Amardeep Singh sir, who got commissioned in infantry in 1993. बहुत ऑपरेशंस किए उन्होंने. वॉरियर माइंडसेट की बात करें तो देयर कैन, इन माय नॉलेज, देयर इज नोबडी हु इज as experienced and as virtuous as कर्नल एडी इज. एंड अभी जब से उन्होंने रिटायरमेंट ली है, बट ही हैज बीन स्टिल कंट्रीब्यूटिंग इन नेशन बिल्डिंग बाय मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग आवर यंग जनरेशन विद वेदा. एंड टीम रेवांथम में ये हमारे साथ है ताकि ये मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके, और हम सबको जहां पर भी पहुंचना है वहां तक का रास्ता दिखा सके. So now I will hand over to Colonel AD to introduce our guest speaker, who is Mr. Vimlok Tiwari. AD sir, over to you. Yeah, thank you, Wing Commander Sonika, for giving such a beautiful introduction to Revantham and to me.
मैं सभी जो हमारे इस वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सैल्यूट करता हूँ एंड आई वेलकम देम टू दिस। हमने कहा है अपनी मैसेजेस में, मेरे वीडियोस में, दैट दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग इवेंट। Before I introduce Vimlok, Vimlok is a very dear friend. He is, I think, less than half my age, and I met him around 4, 5 years back in Delhi University. And a young boy with dreamy eyes. I did not know the depth कि कितना डीप कोई व्यक्ति हो सकता है, बट जब मैं विप्लव जी से मिला तो मुझे पता लगा कि जो आज का युवा है, जो फोकस युवा है, वो कितना आगे जा सकता है। उस समय विमलोक जी जो अपनी स्ट्रगल के बीच में थे, उन्होंने जब मिला, उन्होंने कहा मैंने कि इतनी बारी मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम क्लियर किया, इतनी बार मेंस क्लियर किया और मैं इंटरव्यू में नहीं कर पाया। एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी पीएचडी पर काम कर रहा हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी, उस समय वो टेम्परेरी पोजीशन पर थे और इसी पूरी हमारी दोस्ती के दौरान पिछले 4 साल में वो एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। जो कोई भी सरकार में अधिकारी पेमेंट 10 पे ज्वाइन करता है वहां है, और बहुत अच्छा वो है। दूसरी चीज जो एक व्यक्ति को अलग बनाती है, वो ये नहीं कि वो कितना भड़कीला और चमकीला है, वो कितना सादा और सरल है। तो अगर विमलोक जी की मैं बात करूं तो ये जो स्पेशल बनते हैं, ये अपनी सरलता करके स्पेशल बनते हैं। जब आप इनसे बात करेंगे आपको लगेगा नहीं कि इस व्यक्ति ने इतनी पढ़ाई की है, इतना फोकस तरीके से और इतनी स्ट्रगल सी इज गोइंग थ्रू। मैं इनका बड़ा फैन हूँ क्योंकि बड़े अच्छे पोएट हैं, बहुत अच्छा इनका सोच विचार है, और जो इनका ग्रास्प है ऑन डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस। जो बड़े बड़े, मैंने कई अपनी सर्विस के दौरान कई बड़े स्कॉलर से मिला हूं, बट जो क्लैरिटी ऑफ थॉट विमलोक जी में है वो मैंने कहीं नहीं देखी। उसके साथ विमलोक जी के साथ मैं आइडेंटिफाई करता हूं बिकॉज उन्होंने हार मानना नहीं सीखा है। फौज में हमें सिखाया जाता है आप अपने हार नहीं माननी, मिशन इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड विमलोक जी ने कहा था, हर बारी जब भी इनका रिटन एग्जाम होता है वो कहते हैं आपका आशीर्वाद चाहिए सर, मैं इसमें क्लियर हो गया हूँ, ये हो गया। बड़ा अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति को हमने दिल से दुआएं दी हैं, बहुत अच्छा लगता है कि वो अभी अपने लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं चक्रव्यूह का जो 9वां द्वार था, वो भी पार कर लिया है। और ये हमारा जो अभिमन्यु है, ये चक्रव्यूह में घायल नहीं हुआ, उससे बाहर निकल गया है और विजय पथ की ओर बढ़ गया है। विमलोक जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि वी आर सिंगुलरली लकी टू हैव यू टॉक टू देम। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जो आपका पहले तो चेहरा ही देखना चाहेंगे, उसके बाद आपको सुनना चाहेंगे और आपके व्यूज जानना चाहेंगे। बड़े सिंपल सादे सवाल पूछेंगे। और ये वेबिनार हम बड़े अच्छे तरीके से, जो भी लिख रहे हैं स्क्रीन पर, प्लीज डोंट राइट, एनीबडी इज ट्राइंग टू राइट, पेरेंट्स शुड स्टॉप दैट चाइल्ड दिस थिंग। दिस इज नॉट द प्लेस टू बी राइटिंग एनीथिंग। एंड आई थिंक आप लोग ये स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं सो दैट वी कैन हैव विमलोक ऑनलाइन। विमलोक जी, मैं सबसे पहला एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमारा आज का वेबिनार चलने वाला है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मंच पे आने के लिए और बताने के लिए। छोटे छोटे उसमें हिस्सों में हम करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे आपने स्टार्ट करी एंड कैसे आपने सिविल सर्विसेज के साथ साथ बाकी अपने जो परसूट्स हैं, आपकी हॉबीज हैं और आपका जो प्रोफेशनल अपग्रेडेशन है वो जारी रखा। विमलोक जी। जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सर, टीम रेवांथम फॉर बीइंग मी हियर। सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि सर ने लास्ट 4 इयर्स में टाइम टू टाइम जो मुझे मोटिवेट किया है, जो गाइड किया है कि हमेशा से कि एक डिसिप्लिन्ड वे में किस तरह लाइफ के गोल को परस्यू करना चाहिए। और उन सब चीज़ों का एक कलेक्टिव रीजन है कि मैं यहाँ पे हूँ। और यह मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि जिनसे इंस्पायर्ड होके, जिनसे मैं सीख के आगे बढ़ा हूँ, जिनका एक मेरे करियर के को शेप देने में रोल रहा है, उनके साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। अगर जर्नी की बात है मेरे, तो 2014 की बात अगर देखें कि 10+2 के बाद मैंने पीसीएम से मैं ग्रेजुएट 10+2 कर रहा था। और जैसे कि एक माइंडसेट होता है कि 10+2 अगर मैथ्स से किया है तो इंजीनियर बनेगा, तो पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया कि मैं मैथ्स से आईआईटी में जाऊं। और उस समय एनआईटी से मैंने, एनआईटी श्रीनगर था, वहाँ पे ड्रॉप आउट लिया। पहली बार मैंने अपने मन की सुनी कि मैं इंजीनियर स्पिरिट नहीं है मेरे अंदर।
और मैं इंजीनियर्स ना बन के मैं सिविल सर्विस को परस्यू करना चाहूँगा एज ए जॉब, एज ए सर्विस। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, पीजी किया, और मैंने 2019 में अपना पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया। एक कहना होता है कि आपकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होती है जितना उस सक्सेस के लिए आपके सैक्रिफाइसेज होते हैं। और मेरे लिए अपना लास्ट अटेम्प्ट में यह सक्सेस जो है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि सिविल सर्विस के लिए मैंने बहुत सारे जॉब को साइडलाइन किया, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। फॉर एग्जांपल 2019 में मैं सीएपीएफ का इंटरव्यू था, और मुझे था कि एक इल्यूजन जो होता है कि यंगेस्ट आईएएस बनना 21st के एज में, उसके उससे इन्फ्लुएंस होके मैंने अपना इंटरव्यू छोड़ा और मैं प्रीलिम्स में अपीयर हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और आई कैन से फॉर्चुनेटली, कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। और सेम टाइम पे जेएनयू से मैंने ड्रॉप आउट लिया है एमफिल में, क्योंकि उस समय एक कंपल्सन था, या तो आप एमफिल का कोर्स वर्क कर सकते हो या अपना मेंस अपीयर करो। तो मैंने मेंस चूज किया कि मैं मेंस के लिए अब तक इतना सेक्रीफाइसेस किया हूँ, तो मैं एकेडमिया छोड़ा हूँ और मैंने जेएनयू से ड्रॉप आउट लिया। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं होता है, और तब मुझे गिल्ट होता है कि मैंने प्रीलिम्स के लिए सीएपीएफ छोड़ा है, मेंस के लिए जेएनयू छोड़ा है, ड्रॉप आउट लिया है, और मेरा यहाँ पे भी नहीं होता है। फिर मैं थ्रू सेल्फ मोटिवेशन आगे बढ़ता हूँ और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं फिर प्रिपेयर करता हूँ और इंटरव्यू स्टेज तक जाता हूँ, फिर नहीं होता है। और मैं डिसाइड करता हूँ कि 2 अटेम्प्ट जो मैंने डेडिकेटेडली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए देने के लिए सोचा था वह खत्म होते हैं। और डीयू में मैं एमफिल में एडमिशन लेता हूँ, मेरा 21 में मिरांडा हाउस में मैं नॉन परमानेंट बेसिस पे पढ़ाना शुरू करता हूँ सेम टाइम पे। और फिर मैं बैक टू बैक एक सेकेंड ऑप्शन के रूप में भी यूपीएससी को साथ लेके चलता हूँ, और 825 में मेरा सिलेक्शन यूपीएससी सीएससी में रैंक 554 पे होता है। बहुत आपकी जो स्ट्रगल भरी जर्नी है, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग है। मैं तो एक बार ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो ऑन कर सकें, बिकॉज मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। सबसे जो हमने सवाल प्रिपेयर किए हैं वो हमारी एक मिक्स्ड ऑडियंस है। बहुत स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं इसके बीच में। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हैबिट्स होना चाहिए एक व्यक्ति, जो भी किसी भी, मैं खाली सिविल सर्विसेज तक नहीं रखेंगे, अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी हैबिट्स एक व्यक्ति ने डेवलप करनी है सो दैट वी कैन अचीव अवर गोल। यमलोक जी। जी सर। हाँ सर, जी। अगर किसी भी करियर गोल्स को परस्यू करने के लिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, डेडिकेशन, परसिवरेंस एंड ऑल, लेकिन उसके रूट्स में देखें तो डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि विदाउट जी। डिसिप्लिन ना ही हम अपने गोल को लेकर डेडिकेटेड रह सकते हैं, ना ही हम परसिवरेंस को फॉलो कर पाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए डिसिप्लिन का। और जो पेरेंटिंग है, जब आपने कहा कि पेरेंट्स के लिए भी, तो पेरेंटिंग के लिए भी यह नहीं है कि आप अपने बच्चों के करियर को डिसाइड करो, यह पेरेंटिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। पेरेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो ये है कि कितने डिसिप्लिन्ड वे में आपका स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। जी। सो और आप ये कहना चाहते हैं कि डिसिप्लिन जो है, जो कोर पे है हर किसी भी हमारी स्ट्रगल का, अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो हम बहुत सिस्टमैटिकली अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो की है। जी ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में कब लाए, जब अपने स्कूल खत्म कर दिया? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि किस प्रकार से अपने बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन देखें? सर, इसका रिस्पांस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि जी। 10+2 के टाइम तक तो मैं डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा था, क्योंकि हॉस्टल में मैं था और वहाँ पे एक फिक्स टाइम पे सोना, फिक्स टाइम पे अपना सेल्फ स्टडी करना, क्लासेज लेना। लेकिन 10+2 के बाद एक मुझे इल्यूजन ये आता है कि डिसिप्लिन से होता ही क्या है। हम्म। और ग्रेजुएशन में मैं थोड़ा सा एक डाइवर्ट होता हूँ कि एक फिक्स लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे रियलाइज होता है कि जो डिसिप्लिन्ड वाला लाइफ स्टाइल था वो फार बेटर था इस लाइफ स्टाइल से, जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जन थे। और फिर जी। आप 2017 में जब मैं ग्रेजुएशन पूरा करता हूँ, उसके बाद एक फिक्स सेटअप में,
क्योंकि मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है। सेल्फ स्टडी ही मेरा प्राइमरी हो रहा है जिससे मैं तैयारी कर सकूं। तो मैंने एक अपना डिसिप्लिन रूटीन सेटअप किया कि इस चीज़ को मुझे नेक्स्ट 2 to 3 years फॉलो करने हैं, और अल्टीमेटली मैं जॉब के साथ अगर प्रिपेयर कर पाया इस अटेम्प्ट में या प्रीवियस 2 अटेम्प्ट में, तो उसके पीछे रीजन है कि मैंने फाउंडेशन जो अपना स्ट्रांग किया वह डिसिप्लिन रूटीन के साथ किया। बिल्कुल ठीक कहा। मेरे बटालियन के एक अधिकारी हैं, मेजर अनबू, मणिपुर में हमारे साथ थे। उन्होंने 5 years सर्विस किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। वो दिल्ली आए तो आखिरी कॉल, क्योंकि मैं उनका सीईओ था, उन्होंने आए आखिरी कॉल मेरे को किया कि मैं इसके बाद अपना सिम कार्ड तोड़ रहा हूँ। इस एज में जबकि हम मोबाइल फोन के बिना 10 मिनट नहीं रह सकते, उन्होंने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया। और 2 साल के बाद उनका कॉल आया कि सर मैंने ऑल इंडिया 88 रैंक ले लिया है और पहला कॉल मैं आपको कर रहा हूँ। तो इस उदाहरण से और विमलोक जी के उदाहरण से हम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, या मैं इंसिस्ट करना चाहता हूँ, एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि किस प्रकार का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए। हम कहते हैं, हम अपने को ग्रेटिफाई करने में लगे रहते हैं कि अभी हमने ये कर लिया है, हमारे बच्चे के 100 में से 100 आ गए, चलिए पार्टी करते हैं, घूमने चलते हैं। लेकिन जब आप इस प्रकार की स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहे हैं, जिससे मिस्टर विमलोक कभी ने आपको रूबरू कराया, तो एक अलग लेवल का डिसिप्लिन चाहिए। सो बीच में जब हमारी बातचीत चलेगी विमलोक जी, तो मैं चाहूंगा पेरेंट्स को आप साथ साथ टिप्स भी देते रहें। अगला जो सवाल है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि सिविल सर्विसेज में क्या साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके ज्यादा ऑप्शंस हैं निकलने के विजावी ह्यूमैनिटीज और अदर सब्जेक्ट के, कि एक फेयर बैलेंस है साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स वगैरह के सब्जेक्ट्स? सर, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को देखा जाए तो इसमें सबसे जो यूनिक एंगल है वो यही है कि यहाँ पे एक फेयर ग्राउंड है हर जी। डिसिप्लिन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के लिए। हम्म। क्योंकि जब मैं अपने ऑप्शनल की बात करता हूँ, जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन रहा है, तो उस ऑप्शनल को मैक्सिमम अगर ऑप्ट करते हैं तो इंजीनियर्स ऑप्ट करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, मेडिकल साइंस से किया है या इंजीनियरिंग से किया है या ह्यूमैनिटीज से किया है, सेम जब आप आते हो यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए, तो प्री मेंस इंटरव्यू में आपको सबको सेम कैरिकुलम फॉलो करना पड़ता है, सेम सिलेबस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सर, जो साइंस डिसिप्लिन को कई बार होता है कि एडवांटेज होता है, उसके पीछे का जो बेसिक रीजन है वह यह है कि जो सीसेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, वह या किसी भी जीएस के आंसर राइटिंग को देखा जाए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एलिमिनेशन को देखा जाए, तो वहाँ पे जो लॉजिकल स्किल चाहिए होता है वह थोड़ा सा एडवांटेजियस पोजीशन देता है साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को। तो अगर हम अपने 10+2 के अराउंड भी अगर हम चीज़ों को फॉलो करें और एक लॉजिकल स्पिरिट डेवलप करें, एक रेशनलिटी डेवलप करें, तो बीट ह्यूमैनिटीज, बीट साइंस, बीट कॉमर्स, सबके लिए यह एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है। अब जब हम अपनी एनडीए की तैयारी कर रहे थे या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था मैं, तब ये लगता था कि हमें बताया जाता था कि दिन में 18 घंटे पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब हम सर्विस में ग्रो कर रहे थे, तो फिर जहाँ पोस्टिंग थी, वहाँ के जो नए यंग आईएएस ऑफिसर आए थे, वो हमारे साथ टेनिस खेलने आते थे, स्विमिंग करने आते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो तब भी हमारे दिल में रहता था कि 18 घंटे 20 घंटे कैसे पढ़ा जा सकता है। तो आपने बिल्कुल ऑनेस्टली बताना है कि आपने बहुत लंबे समय तक तैयारी की है। क्या था आपका डेली कमिटमेंट टू सिविल सर्विसेज कि मैं इतने घंटे दिन के एक लॉजिकल और सस्टेन तरीके से हम कमिट कर सकते हैं? बिकॉज कई लोग कहते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे तो असर सिर्फ निकलेगा। मेरा मानना है कि क्वालिटी स्टडी अगर 6 घंटे 7 घंटे बंदा कर रहा है वो काफी है। 12 15 घंटे 17 घंटे somehow I don't agree with that। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि what was your routine when you were preparing for civil services? जी सर, एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि क्वालिटी शुड प्रिवेल ओवर क्वांटिटी। तो Absolutely। अगर हम देखें, जैसे मेरी प्रिपरेशन 7 years लॉन्ग रही है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि मैं केवल 7 hour पर डे या कि 14 hour पर डे में पढ़ा हूँ, क्योंकि जब फाउंडेशन आप अपना स्ट्रांग कर रहे होते हो तो नो डाउट आपको थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती है। तो आप बिल्कुल। बढ़ा सकते हो अपने स्टडी आवर 8 to 9 hour, 9 to 10 hour। अगर आप किसी जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड आवर है। सेम मैनर में अगर आप प्री और मेंस के बीच में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास 16 डेज है, 70 फॉर एग्जांपल इस बार के अटेम्प्ट के लिए जो 25 में अफियर कर रहे होंगे, उनके पास 70 डेज में है। 70 डेज में उनको 9 पेपर कंप्लीटली रिवीजन करना है, प्रिपेयर करना है। तो नो जी। डाउट
आपको मोर देन 10 आवर्स 12 आवर्स प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 आवर राइटिंग प्रैक्टिस, 3 आवर रिवीजन, 3 आवर वैल्यू एडिशन और उसके बाद ऑप्शनल को प्रिपेयर करना। तो ये सारी चीज़ें आपके किस फेज में स्टैंड आप कर रहे हो इस पे डिपेंड करती है। लेकिन बेसिकली अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने एक दिन का टारगेट रखा कि हमें 40 पेज कवर करना है। 40 पेज अगर 4 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं तो 10 आवर हमें स्टडी टेबल के पास बैठ के अपने आवर काउंट कराने की क्या ज़रूरत है। जी तो मैं हमेशा ये करता था सर कि सबसे पहले मैं पर डे टू डू लिस्ट अपना प्रिपेयर करता था कि आज में मुझे किस सब्जेक्ट के क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। जी और अगर मैं वो टाइम वो चीज़ें 7 आवर में 10 आवर अपना मैं कर लें। आवर रखता था, अगर मैं 7 आवर में कंप्लीट करता था तो मैं 1 आवर एक्स्ट्रा पढ़ के 2 आवर खुद को रिवार्ड करता था कि इस टाइम पे मैं एंजॉय कर सकता हूँ। जी, ये एंजॉयमेंट वाला क्वेश्चन भी आएगा। इसके साथ ही मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत क्रिस्प एक कोर्स प्रिपेयर किया, जिसको हम अपनी वेबसाइट पे, रेवंथम की वेबसाइट पे बहुत शीघ्र लेके आने वाले 1 जुलाई का हमने वो किया। उसका ब्रोशर हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें 9, 10th, 11th, 12th ऑनवर्ड्स पूरा हमने एक स्ट्रैटेजी, जो स्टडी का क्या पैटर्न होना चाहिए, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड प्राइस पर मिलेगा आपको, और हम चाहते हैं कि आप कमिट करें यदि आप किसी एग्जाम में सक्सेस पाना चाहते हैं। मैं विमलोक जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम ये कोर्स का पूरा स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लेते हैं, एक बारी उसको देखें कि कैसे वो जा रहा है। उसका एक छोटा हैंड आउट हम आपके साथ ग्रुप में शेयर करेंगे। विमलोक जी, दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि आपने अपने नोट्स बनाए। मैं जब अपने आप पढ़ाई करता हूँ किसी भी एग्जाम के लिए, आई बिलीव ओनली इन माई ओन नोट्स। तो यहाँ जो सवाल है मेरे सामने, वो ये है कि क्या दूसरे के नोट से पढ़ा जा सकता है या पढ़ा जाना चाहिए? आप अभी, बहुत सारे हमारे साथ एस्पिरेंट्स भी हैं जो अगले आने वाले 1, 2, 3 साल में सिविल सर्विसेज के अप्लाई करेंगे। उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने नोट्स बनाएं, या आपको लगता है कि अपने नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है, पीडीएफ मिल जाएगा उससे पढ़ सकते हैं? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? ये एडमिन, आपको विमलोक जी को अनम्यूट करना पड़ेगा। जब तक, हाँ, ओके, वेरी गुड। सर अगर नोट्स की बात की जाए तो जो इस मैं खुद के एक्सपीरियंस और जो भी मेरे साथ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो कि यूपीएससी में रैंक 1 फर्स्ट टू रैंक 1000 लाए हुए हैं, उनके जी एक्सपीरियंस को भी अगर मैं देखता हूं, क्योंकि अब हम सब लोग एक ग्रुप में हैं और सेम बैच के, तो जब हम जी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो सेल्फ मेड नोट से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। कोई भी कोचिंग बिल्कुल, इंस्टीट्यूट हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, वो तो सबसे अल्टीमेट लेवल पे हेल्पफुल होता है। लेकिन एब्सोल्युटली। इसमें सर एक जो वेरी करता है यह कि कई बार जब हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2017 में अपना पहली बार कोशिश किया कि मैं नोट्स बनाता हूँ। हम्म, लक्ष्मीकांत से 2 गुने मोटी मेरी नोट्स हो गई। हम्म, स्टैंडर्ड बुक से 2 गुना मोटा मैंने नोट्स बना लिया, क्योंकि पहली बार आप जब पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। जी और उसमें जो आपके अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए आप पॉइंट उसमें मेंशन करते जाते हैं। तो जो जी स्टैंडर्ड बुक है जिससे आप नोट्स बना रहे हैं उससे ज़्यादा आपके नोट्स बन जाएं और एग्जाम के टाइम पे आपको रियलाइज हो रहा है कि अच्छा जो स्टैंडर्ड बुक है वो ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल है अपने नोट्स के कंपेरिजन में। हम्म, यहाँ पे प्रिसाइज वे में अगर आप नोट्स बना पा रहे हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेकेंड रीडिंग में प्रेफर करें नोट्स बनाना। फर्स्ट रीडिंग आपका बिना नोट्स मेकिंग के होना चाहिए। पहली रीडिंग आप हाईलाइट करके आगे बढ़ें। जब सेकेंड रीडिंग आप उसके लिए करते हैं तो आप एक लेवल की मैच्योरिटी डेवलप कर लेते हैं कि क्या एग्जाम के लिए यूजफुल है, क्या एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है, क्या मैं खुद के लिए पर्सनलाइज्ड वे में ऐड ऑन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और उसको लेके तो नोट्स बनाना एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि वह आपको पर्सनलाइज वे में गाइड करता है कि कहाँ पे आप आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो कि आपके फेवर में काम कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्या आप खुद से याद कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो हर स्टूडेंट को अपनी एक जर्नी में, प्रिपरेटरी जर्नी में कहीं न कहीं नोट्स मेकिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं तो इस मामले, इस बात का कायल हूं कि आप अपने नोट्स भी एक मेन नोट्स बनाएं, फिर अगली उसके बाद रीडिंग करते हैं तो उसको और कंसाइज करें। और जब थर्ड रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल एक टॉपिक जो है एक पेज में रिड्यूस कर लेना चाहिए, बिकॉज जब हम लिख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये सारी चीजें दर्ज होती जा रही हैं। जी आजकल सर। के जो बच्चे हैं, आजकल हम भी बड़े भी हैं, हमें हर चीज का प्रिंट आउट चाहिए होता है, हम हाईलाइट करके सोचते हैं कि हमने काम कर लिया है। तो जो विमलोक जी ने कहा कि
फर्स्ट स्टेज में आपने अपने नोट्स से, अपने मेन रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी है, एंड जब आप सेकेंड रीडिंग कर रहे हैं तब आप एक उसको रिविजिट कर रहे हैं, आपको पता है क्या चीज है जो मुझे उठानी है और अपने हाथ से लिखनी है। सर बहुत जो अच्छा आपने पॉइंट कहा दिया। हाँ जी जी मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपने कहा कि नोट्स कई फेज में, जिसको हम जी। लोग अपने एस्पायरेंट कम्युनिटी में हम लोग बोलते हैं कि पहला नोट्स जो होना चाहिए वो आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जो हम्म, सेकंड नोट्स होना चाहिए वो माइक्रो नोट्स होना चाहिए, जो कि आप एग्जामिनेशन के जस्ट पहले भी रिवाइज करके जा सकते हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मैं हर को कहता हूँ एक टॉपिक, मैं जब आर्मी के अंदर कोर्सेज करने गया तो मैं एक जो पूरी बुक है उसको 3 या 4 पेज में जो इंपॉर्टेंट उसमें रिड्यूस कर लेते हैं, बिकॉज रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। अगला जो सवाल है कि अ, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हम करते हैं या मॉक टेस्ट करते हैं, उनको किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, कैसे आपने कितने मॉक पेपर्स अटेम्प्ट किया, कितने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, एंड वर दे हेल्पफुल कि हर बारी पेपर कुछ नया ही आता है और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स किसी काम के नहीं होते? सर जैसे कि यूपीएससी सिलेबस के बारे में कई बार कहा जाता है कि एवरीथिंग्स अंडर द स्काई कम्स विद इन, विद इन दी गैम्बिट ऑफ यूपीएससी। हाँ जी और कई बार इसको प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को आप देखो तो कई बार कहा जाता है बॉर्डरलेस बॉटमलेस सिलेबस, कि जी। यहाँ पे ना ही बॉर्डर है ना ही बॉटम है, ये कहीं से ही हाँ पूछ सकते हैं। यहाँ जी पे जो बॉर्डरलेस और बॉटमलेस की बात है, जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वह उसकी बाउंड्री सेट करती हैं। जी। सिलेबस तो नो डाउट बॉर्डरलेस बॉटमलेस अपीयर होता है, लेकिन अगर हम पीवाईक्यू को देखें तो पीवाईक्यू के थ्रू हम हर टॉपिक हर थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, हर टॉपिक की डेप्थनेस देख सकते हैं कि यह मॉडरेट लेवल पे पूछा जाता है, इजी लेवल पे पूछा जाता है या इन डेप्थ पूछा जाता है। और पीवाईक्यू के हर क्वेश्चन को देखा जाए, अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो कुछ फेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के, जिस फेवरेट टॉपिक के सराउंडिंग के क्वेश्चन हैं फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे जी। टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन किया गया है हम्म, लेकिन वो आज तक यूपीएससी ने नहीं पूछा है और उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। हम्म, कुछ ऐसे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं वही हम्म। नेक्स्ट ईयर खुद में एक नया क्वेश्चन बनते हैं। बन जाते हैं बिल्कुल। तो सर इसलिए देखा जाए कि सिलेबस प्लस पी बाई क्यू आपके हम्म, पूरे प्रिपरेशन का एक प्रीमाइस सेट कर सकते हैं कि आपको किस डोमेन में रह के प्रिपरेशन करना है। तो सर इसको तो अवॉइड करके कोई भी प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह इंपॉर्टेंस है यूपीएससी एग्जामिनेशन के। बहुत अच्छा है। एंड टोटल 167 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं वापस उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी बातचीत चल रही है मिस्टर विमलोक तिवारी से। विमलोक जी का हम ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराएंगे। ये जो वेबिनार है इंस्पिरेशन का काम करेगा हम सबके लिए। आई एम गोइंग टू बी 55 ईयर्स इन दिस अगस्त, बट इवन आई हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस स्ट्रगल दैट मिस्टर विमलोक एंड बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं who are very very focused towards a goal। अब बातचीत कर रहे हैं, ये जो वेबिनार है इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ले रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे। डिसिप्लिन कहाँ है, अपने नोट्स कहाँ है, पीवाईपीज और पीवाईक्यूज की जो इंपॉर्टेंस है वो इन्होंने बताई है। अब है कि एक साल यदि कोई अभी किसी के पास है और अगले साल अपीयर करना चाहता है, और यदि आप अपीयर कर रहे हो तो आप इस उस एक साल को कैसे बांटते, कैसे डिवाइड करते विमलोक जी? सर यूपीएससी की जो एग्जाम साइकिल होता है वो 1 ईयर्स का साइकिल होता है, हम्म, और उस 1 ईयर में एंट्री करने से पहले आप 1 ईयर अगर अपने आप को देते हो, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर 2026 में मई में एग्जाम है यूपीएससी का, हम्म, और हम्म, अभी हमें प्रिपरेशन करना है जिसमें 11 मंथ्स हैं। तो सबसे हम्म, पहले हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि फेमिलियर होना सिलेबस से। और जी। यहाँ पे जो एनसीईआरटी का रोल है, जो बेसिक टेक्स्ट के रोल हैं वह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक बार हम सोचें कि वह एनसीईआरटी 6 to 12 के स्टूडेंट को माइंड में रख के लिखी गई है, तो हम्म, उसको इजी वे में फेमिलियर कोई भी टेक्स्ट हमें नहीं कर सकता, इसलिए एब्सोल्युटली। एनसीईआरटी का रोल है। जी। तो नेक्स्ट 2 मंथ से उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी प्रिपेयर करना, और सेम टाइम पे हमें अपना ऑप्शनल फाइनलाइज करना है कि हम ऑप्शनल क्या लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो 500 मार्क्स के एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे फाइनल मार्कशीट में। बिल्कुल। जैसे ही आफ्टर 2 मंथ्स हमें मेंस के सिलेबस को देखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक के थ्रू मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस में 60% की ओवरलैपिंग है। हम्म, अगर हम मेंस के सिलेबस को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं दिसंबर तक ऑप्शनल के साथ, हम्म, तो वहाँ पे 60% हम प्रीलिम्स के सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं। हम्म, और फिर जो नेक्स्ट ईयर का साइकिल होगा, जैन फेब मार्च अप्रैल,
वहाँ पे हम केवल प्रीलिम्स सेंट्रिक हो जाते हैं, जहाँ पे पीवाईक्यू, प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड बुक, प्रीलिम्स के बेसिक बुक और प्रीलिम्स के लिए मॉडल टेस्ट पेपर, इसको फॉलो करके अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्री कम मेंस की प्रिपरेशन हम 1 ईयर में कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। और अपने पार्टिसिपेंट्स को मैं बताऊं कि हम एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है आधारशिला, जो पहली से लेकर 12वीं तक किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए विद अ फोकस 8 से लेकर 12 तक जो है सिविल सर्विसेज का फोकस है, यूपीएससी एग्जाम्स का फोकस है। उसमें विमलोक जी हैज बीन अवर गाइड, ही हैज डिजाइन दैट एंटायर थिंग। एंड विमलोक जी, आप कविताएं लिखते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी यूपीएससी जर्नी की किताब को इसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए, बिकॉज ये ना हैंडबुक बनेगी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं। आपने इतना अच्छा बताया, मेरे जैसा व्यक्ति अगर किसी को बोलेगा, मैं उसको कहूंगा पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो बाद में मेंस की तैयारी करो, लेकिन आपने कहा नहीं, पहले मेंस और ऑप्शनल की अपने उसको रेडी कर ले, एंड लास्ट वाला जो फेज है जो जनवरी से स्टार्ट होगा उसमें आप प्रीलिम्स पे फोकस करें। सो ये एक सोचने का तरीका है, एकदम फिल्टर्ड जिसे कहते हैं थॉट्स हैं, कंसोलिडेटेड थॉट्स हैं। और मैं जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स है फ्यूचर के, आई विल रिक्वेस्ट देम टू कीप एंड मेक अ नोट ऑफ दिस स्टडी साइकिल जो हम कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं रेवेंथम पर। ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। ये कमेंट में कोई हमारे सज्जन लिख रहे हैं कि कैसे करा जाए, कैसे आप जब हमारे साथ उस कोर्स के थ्रू जुड़ेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेड टू यू इन अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक मैनर। मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। अब आता है जी मेन क्वेश्चन। मैं आपकी जगह होता, सही में बता रहा हूँ, तो मैं अपना उदाहरण भी देना चाहूंगा। मैं एनडीए का पहली बार एग्जाम दिया 11वीं के बाद, और उसमें नहीं हुआ और मैंने हिम्मत छोड़ दी। लास्ट अटेम्प्ट जो था वो मेरे फादर साहब ने कहा, भाई आप जाओ, लास्ट अटेम्प्ट है, दे के तो देख लो, उसमें मैं निकल गया। विमलोक जी ने मेरी टैक्टिक्स फॉलो नहीं करी, उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं नहीं हुआ हूं तो मैं अगले साल करूंगा। और इतने साल 2019 से लेकर 2024 तक ये जर्नी करना आसान नहीं है। अब मैं विमलोक आपसे पूछना चाहूंगा कि मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि आजकल आप अगर कोटा का देखें या कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखें, 12th का जब रिजल्ट आता है, सो मेनी चिल्ड्रन दे टेक द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ गोइंग बिकमिंग सुसाइडल। और मेरा मानना है, खैर आई एम नॉट द गिविंग अप टाइप, हम तो फौजी हैं, आप उदाहरण है, आप भी एक सिविल क्लोथ्स में एक फौजी हैं कि आपने कहा नहीं, मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो जनरेशन बहुत जल्दी हार मान लेती है, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और आपने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे कैसे काम किया? आई वुड लाइक यू टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंस एंड योर ओन जर्नी। सर, आज के डेट में सबसे बड़ी एक मेजर जो प्रॉब्लम है एंजाइटी और मेंटल प्रेशर, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम स्टूडेंट फेस करते हैं, और कहीं न कहीं हर एस्पायरेंट को ये अफेक्ट भी करता है। इस पे मेरा एक स्टेटमेंट होता है अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, जब क्लासरूम में मैं होता हूँ, कि जब हम अपने दादी और नानी के ज़माने की बात सुनते हैं तब एंजाइटी कहाँ थी? तब एंजाइटी बिल्कुल सही। थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लोग कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते थे। बस यह था कि इतना एक्सपोज़र उनको नहीं था कि वह हर चीज़ को कंपैरेटिव टर्म में देखते हों, कि अच्छा एक्स कैंडिडेट अच्छा कर रहा है, वाई कैंडिडेट अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने थ्रू आउट अपने प्रिपरेशन देखा, हर स्टेज में सर, कि जब आप क्वालिफ़ाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 19 के अटेम्प्ट में जब फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो रियलाइज़ होता है कि इस लिस्ट में मेरा भी नाम हो सकता था। जी 20 रिज़ल्ट में सेम चीज़ है, इसमें मेरा नाम हो सकता था। सेम टाइम पे जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उनके गैदरिंग को अटेंड कर रहे हैं, तब आपको लगता है कि इसमें नाम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा प्रीमाइसेस सेट करते हैं जिसमें आप मेंटल ट्रॉमा के शिकार हो सकते हैं। जी लेकिन अगर आप थोड़े बहुत सेल्फ अवेयरनेस है आपके पास, और आपको पता है कि क्या चीज़ें आपके फ़ेवर में काम की हैं, क्या चीज़ें किस पे आपको काम करना है, तब आप बेटर वे में इस तरह के प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 19 के अटेम्प्ट में जब मैंने देखा अपना परफॉर्मेंस फाइनल रिज़ल्ट, तो मुझे था कि प्री और मेंस के बीच में मैंने बहुत सही से जो मेंस के सिलेबस है उसको प्री और मेंस के बीच में मैंने कवर किया था। जी मैं अगर उसके पहले बेटर वे में तैयारी किया होता तो मेरे मार्क्स कुछ और होते हैं। जी नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी को मुझे अपने आंसर को और ऑब्जेक्टिव बनाना था। तो अगर लर्निंग स्पिरिट होती है और सेम टाइम पे आप सेल्फ को लेके अवेयर होते हो, तब ये मेंटल ट्रॉमा और एंजाइटी सारी जैसी चीज़ें बैक सीट पे होती हैं, और आपका जो इनर मोटिवेशन होता है, स्पिरिट होता है, वो फ्रंट सीट पे आपको गाइड करता है। जी। ये कहना आसान है जो विमलोक जी कह रहे हैं, लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा। और पेरेंट्स के लिए, आई एम अ पेरेंट ऑफ टू यंग मैन एंड यंग गर्ल, एंड दे हैव देयर ओन एंग्जाइटीज, दे हैव देयर ओन फियर्स। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है
अपने बच्चे को मोटिवेट करने में। सो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उनको कैलिब्रेट करें। और आजकल क्या टेंडेंसी हो गया विमलोक जी की पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग फॉर लो हैंगिंग फ्रूट, ये सबसे आसान है, इसको कर लेते हैं। जबकि विमलोक जी ने क्या किया, सबसे पेड़ की जो चोटी पर सबसे ऊपर जो फल लगा था उसके लिए एम किया। दो चीज मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपने एम को बड़ा रखें और पेरेंट्स को है कि इनको गाइड करें। ये लोग अभी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, क्या हम सवाल पूछ सकते हैं? जी, आपको सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अंशिका, खुशबू एंड ऑल दैट जो कह रहे हैं कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मैंने कहा हमने पूरा एक कोर्स रेडी किया है, उसको स्टार्टअप कहा जाएगा, स्टार्टअप किट, कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे मुझसे पूछा जाए, मुझे नहीं पता है, तो मुझे उस कोर्स को डिजाइन करते समय और उसमें इन्वॉल्व होते समय बहुत अच्छा है। और रिया जी कह रही है कि क्या एनसीईआरटी काफी है? रिया, ये सब क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं विमलोक जी से। पहले मेरे सवाल खत्म हो जाए, उसके बाद हम आपको लेते हैं आपके सवालों का। अब यह है कि यूपीएससी इज वेरी कॉम्पिटिटिव। हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फेलियर? मैंने जैसे कहा कि बहुत जल्दी लोग छोड़ देते हैं, तो आपने बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन जब 2023 तक आप सक्सीड नहीं हुए, तो 2023-24 के अटेम्प्ट से पहले आपकी मनस्थिति क्या थी? क्या आपके दिमाग में विचार थे कि भाई मुझे करना चाहिए? या फिर 24 आपने कहा ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, इसको मैं सब कुछ जितना कुछ है वो झोंक दूंगा एंड लेट मी गिव इट माय बेस्ट शॉट? क्या था आपका 2023 के रिजल्ट वाले दिन आपका माइंडसेट क्या था? सर, इस चीज़ में अगर जर्नी को देखा जाए तो मैं कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को जवाब देना होता है। नो जी। डाउट पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, हम सबके एक्सपेक्टेशन को लेके जो ओवरबर्डन्ड फील करते हैं कई बार, वो जो सर जैसे सर आपने बताया कि एंग्जायटी के बेसिक रीज़न में वो भी हैं कि जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं। नो डाउट जब आप कोई भी ब्रॉडर वे गोल अपने टारगेट करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन खुद के लिए भी होता है। लेकिन जी। थोड़ा-सा इसको इस पूरे जर्नी को रियलिस्टिकली हम अगर देखें, तो मोर देन 14 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल अप करते हैं, 6 7 टू 8 लाख स्टूडेंट अपीयर करते हैं। यहाँ पे अगर आप अपीयर कर रहे हो, तो आप यह मत देखो कि केवल आप अपीयर कर पा रहे हो, आप मोर देन 50% स्टूडेंट से आगे हो जो साहस कर पाए अपीयर करने का। बिल्कुल सही है। स्टेज पे खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को एप्रिशिएट करने के लिए आप देखो कि क्या प्रीमाइसेस हैं जहाँ पे आप खुद को मोटिवेट कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल सर, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया, उसी सेम टाइम पे सीएपीएफ के इंटरव्यू तक गया मैं। तब भी मैं परेशान था और जो मेंटल ट्रॉमा जैसी चीज़ें हैं उसको फेस कर रहा था टू सम एक्सटेंट। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे साथ ही इंटरव्यू भी इस बार सेम डे दिया है, शिवेन। ने कहा कि तुम्हें सेल्फ खुद को एप्रिशिएट करना चाहिए कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखे हो, मेंस में ऑप्शनल में विदाउट फुल प्रिपरेशन इतने मार्क्स गेन किए हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जब भी आप एक-एक स्टेज को क्लियर कर रहे हो, तो उसको भी एप्रिशिएट करो और नेक्स्ट स्टेज के लिए खुद को प्रिपेयर करो थ्रू इनर मोटिवेशन। बिल्कुल ठीक है। 23rd का अटेम्प्ट मेरा था, 24th का अटेम्प्ट बेसिकली, उस समय मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मैंने कहा कि अभी ये जो अटेम्प्ट है, और बेसिकली मैक्सिमम लोगों को मैंने अटेम्प्ट बताया नहीं था कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जी। क्योंकि प्रीवियसली 5 अटेम्प्ट में मैंने उनको अपने फेलियर के थ्रू रिजल्ट दे चुका था, तो मुझे नहीं चाहिए था उनके एक्सपेक्टेशंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल एक्सपेक्टेशन। तो इस अटेम्प्ट को मैंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, क्योंकि यूपीएससी की एक एक्सपेक्टेशंस होती है, एक मेरी एबिलिटी होती है। इनके जी। बीच का जो गैप है उसको मुझे फिल अप करना था। तो उसके लिए जो भी चीज़ें थी, जो भी मटेरियल्स थे, उनको कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कलेक्ट किया और फिर डेडिकेटेडली मैंने प्रिपरेशन किया और रिजल्ट को मैं भूल गया। वहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट मुझे अपना 100% देना था, क्योंकि मुझे जी। सेल्फ सैटिस्फैक्शन चाहिए था इस जर्नी को जी। लेके। जी। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आपका 22-23 के दोनों जब रिजल्ट आए थे, आई वॉज वेरी मच देयर इन कनेक्ट विद हिम। आई गॉट टू नो कि इनका क्लियर नहीं हुआ है, और मुझे पता था 24 में ये अटेम्प्ट देने वाले हैं। एंड आई वॉज दी वेरी फर्स्ट फ्यू जिनको विमलोक ने मैसेज किया या कॉल किया कि मेरा क्लियर हो गया। सो एक ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा करना जो संघर्षरत है और हु इज नॉट गिविंग अप, सो आई एम अ विटनेस टू विमलोक जर्नी। एंड एक चीज जो विमलोक और ऐसी पूरी जो पैटर्न है, बैंड ऑफ पीपल है जो इनको बाकियों से अलग करती है, इज द परसिवरेंस। सो ही हैज प्रिवेल्ड। इनका जो लास्ट अटेम्प्ट से पहले माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था। इन्होंने सब पिछले अटेम्प्ट भूल चुके थे और उन्होंने कहा मैं सारा अपना झोंक दूंगा
हर जो संघर्ष को एक नए संघर्ष की तरह इन्होंने लेके किया, और पिछली जो इनकी फेलियर्स थे उनको बाधा नहीं बनने दिया अपनी इस अटेम्प्ट में। आप यदि विमलोक जी से मिलते हैं, बिल्कुल जैसे स्टिल वाटर होता है, जो पानी बिल्कुल छुआ नहीं होता, उतने स्टिलनेस मैंने इनके कैरेक्टर में देखी। कई लोग मैंने देखे हैं जो सिविल सर्विसेज में सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में नहीं होते हैं, वो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट विमलोक जी जो थे एब्सोल्युटली काम एंड कंपोज थे। उसके साथ जो मेरा सवाल है कि विमलोक जी स्पेशल इसलिए नहीं कि उन्हें सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया और अभी आईएएस बनने वाले हैं, वो स्पेशल इसलिए है कि उसके साथ साथ उन्होंने अपने करियर का परसूट नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट करी, उन्होंने परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि नेशनल देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसमें एक परमानेंट ऑफिसर रैंक हासिल किया। सो जो प्लान बी का जो इंपॉर्टेंस है विमलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शुड वी हैव अ प्लान बी और नॉट? सर, इस क्वेश्चन का रिस्पांस जो मेरा है वो 2 पार्ट में है। जी पहले पार्ट में ये है कि प्लान बी को प्लान बी ही मानना चाहिए। जी। कई बार होता है कि हम एक प्रैग्मेटिक वे में प्लान बी को प्रिपेयर करते हैं और प्लान बी कहीं न कहीं प्लान ए को साइडलाइन कर देता है, और वह एक मेजर हमारे लिए लाइफ का गोल बन जाता है कि हम इसी में रह के सेटल हो जाएँ। जी। दूसरा सर कि प्लान बी क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि प्लान बी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जिस तरह की अनसर्टेनिटी एग्जामिनेशन में, नो डाउट आप मैक्सिमम चीज़ों को क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप एलिजिबल हो सकते हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन देयर आर सम अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। उसको डील करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए आपके पास प्लान बी होना चाहिए। फॉर वेरी एग्जांपल गुड। सर, खुद को मैंने प्रॉमिस किया था कि जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स हैं वो विदाउट प्लान बी दूँगा। अगर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाता हूँ तो प्लान ए अल्टीमेट एम है और वही फुलफिल हो गया। लेकिन जी। जो थर्ड अटेम्प्ट या उसके बाद के जो अटेम्प्ट होंगे, वह मैं एक प्रैग्मेटिक वे में प्लान बी को डिज़ाइन करके दूँगा। बिल्कुल ठीक लेकिन है, प्लान बहुत। बी लेकिन जी। प्लान बी ऐसा होना चाहिए सर कि जो हमारा प्लान ए है, उसको वह ओवरशैडो ना ओवर करे। शैडो ना करे, बिल्कुल ठीक तो मैंने अपने ऑप्शनल को देखा, पॉलिटिकल है। साइंस था, इंटरेस्ट एरिया मेरा पॉलिटिकल साइंस था। और तो मैंने सोचा कि जब ऑप्शनल को लेके आगे चल रहा हूँ तो इसमें मैं रिसर्च कर सकता हूँ, और सेकंड प्रायोरिटी मेरी एकेडमिया में हो सकती है जहाँ पे मैं प्रोफेसरशिप कर सकता हूँ। और इसलिए मैंने अपने प्लान ए के साथ ही ऑप्शनल को प्रिपेयर किया, ना कि प्लान बी को प्रिपेयर किया। बिल्कुल ठीक इनडायरेक्टली वो मेरा प्लान बी प्रिपेयर हो रहा था। है। और फिर अपने 2 अटेम्प्ट के बाद मैंने प्लान बी के साथ आगे बढ़ा नॉन परमानेंट बेसिस पे। ठीक है। सो एक बड़ा अच्छा सवाल है कि ये प्रिपरेशन जो सिविल सर्वेंट्स हैं, कई तो एस्पिरेंट्स हैं, वो कई बहुत लेट शुरू करते हैं, कई बहुत जल्दी शुरू करते हैं और बिल्कुल एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। और एक रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या आप ले आउट करना चाहेंगे? क्या हमें, अभी एक अंशिका लिख रहे हैं कि मैं 11th स्टूडेंट हूँ, मेरा एम है यूपीएससी क्लियर करना। सो एक अंशिका और एक मैं जैसे हूँ कि मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, कब ये सही समय है आपको करियर का डिसीजन लेने का? क्योंकि जब मैं यंग बॉयज एंड गर्ल्स से मिलता हूँ, बहुत लोगों से मेरे बात करने की आदत है, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या डिसाइड किया कि हम बाद में सोचेंगे। कई लोग इस डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं कि ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे। और कई लोग हैं जो क्लास, अभी सुबह मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर आपको मेरा मैसेज बड़ा अजीब लगेगा, मेरा बच्चा 6 महीने का है और मैं उसको कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है? 2 तरीके के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमारे को आसपास देखने को मिलते हैं। सो आप क्या टाइमलाइन ले करेंगे? क्या होना चाहिए सही स्टार्ट पॉइंट यदि आप यूपीएससी या कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो? सर, सबसे पहला तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि सही टाइम तब से डिसाइड होना चाहिए जब से जो स्टूडेंट है जिसको प्रिपेयर करना है, वह खुद से उस पूरे करियर गोल से को लेके अवेयर हो। फॉर एग्जांपल, कोई क्लास 4th का स्टूडेंट, 5th का स्टूडेंट जिसको यूपीएससी या सिविल सर्विस के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता हैं, वह अगर उसके पेरेंट्स अगर यह डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो यह भी हो सकता है कि उनके बच्चे के प्रिपरेशन करने की जगह पे उनको प्रिपरेशन करना पड़े पूरा, और उनका बच्चा रिजल्ट भी ना दे पाए। तो बिल्कुल ठीक इसलिए है। एक प्रॉपर टाइम तो यह होना चाहिए कि सबसे पहले उस बच्चे को पता हो कि सिविल सर्वेंट का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यह जी। जॉब किस लिए है और यह जॉब किस लेवल के डेडिकेशन और सैक्रिफाइसेस की डिमांड करती है। जी। सर इसके एक बाद हाँ, जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर इसके बाद अगर देखा जाए तो जो हम बात करते हैं कि एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, अगर क्लास 6 7 के बाद स्टूडेंट को रियलाइज है कि उसको अल्टीमेटली सिविल सर्विस ही करना है,
वह अपने उस समय के करिकुलम और सिलेबस को डेडिकेटेडली फॉलो करे। इससे यह होगा कि अगर उसकी स्कूलिंग और स्कूल के टाइम में प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो लेटर स्टेज पे आफ्टर ग्रेजुएशन उसको बेसिक टेक्स्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। वह रिवीजन करके हो जाएगा और वो सडनली स्टैंडर्ड बुक पे आ सकता है। तो इस वे में प्रिपेयर करना चाहिए स्टूडेंट को। मेरा जो अगला जो सवाल है, मान लीजिए आप 6 अटेम्प्ट में नहीं होते, या कोई जो है जारी एग्जॉस्ट कर लेता है अटेम्प्ट्स, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने आपके साथ जर्नी स्टार्ट करी, हाउ टू हैंडल दैट अल्टीमेट फेलियर? कई लोग हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हैं, कई लोग हैं, आपको मैंने देखा है आपका 5th अटेम्प्ट के बाद भी द वे यू कुड कोप अप वाज वेरी वेरी इन अ वेरी मैच्योर मैनर। उन लोगों के लिए मैं आपके सजेशन चाहूंगा, हु आर अनेबल टू रीच देयर गोल, हाउ शुड दे व्यू देयर लाइफ? कई बार हमें डेस्टिनेशन पे पहुंच के हमें लगता है कि हमने जो चाहते थे वो नहीं हुआ है, और कई गिव अप कर देते हैं, कई कहते हैं ओके, जैसे आपने प्लान बी बताया कि कब मैंने प्लान ए प्लान बी के बीच में कैसे बैलेंस ट्राई किया। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि वो लोग कैसे कोप अप करें who have not been able to achieve their goal? जी सर। सर सबसे पहली जो बात है इस पूरे डिस्कशन में अभी के लिए, कि जो हर बार कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 1000 आते हैं, 2700 अगर अपीयर कर रहे हैं इंटरव्यू में, तो उसमें 1700 ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये है कि लाइफ इज मच मोर बिगर देन यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सबसे पहले बिल्कुल ठीक। माइंडसेट को रखना है कि लाइफ जो है उसके जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि सब कोई जो कंट्रीब्यूशन करना है नेशन बिल्डिंग में या सोसाइटल चेंज में, वो किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के थ्रू ही हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन केवल एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन नहीं है, वो लाइफ के लिए भी प्रिपरेशन है। वह आपके लिए एक लर्निंग्स है कि कैसे लाइफ के डिफरेंट सर्कमस्टांसेज में हम कॉप अप कर सकें। और यूपीएससी को अगर या किसी भी अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को केवल हम बुकिश नॉलेज के थ्रू देखें कि इसको पढ़ना है, क्वालिफाई कर जाना है, तो कहीं न कहीं हम अपने लाइफ गोल को मिनिमल वे में देख रहे हैं। अगर कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम देखें तो उसमें हम क्या लर्न कर रहे हैं, किस तरह से वो हमारी पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यह एक मेजर फैक्टर है। और जी। इस स्पिरिट के साथ अगर हम देखें तो कोई भी जो लास्ट फेल्योर है, वह एज़ सच फेल्योर नहीं है, वो लर्निंग्स के रूप में एंड होती है। जैसे सर एक लाइन है कि कुछ भी अंतर नहीं होता सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हार ना मानने में। सर यह बहुत स्पिरिट बहुत जो है वो किसी भी बहुत 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 बड़ी आपने बात कही है कि अंत तक हार ना मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ जीत लेना तो एक पार्ट हो गया, लेकिन अंत तक ना हार ना मानना एक बहुत बड़ी जो भावना है जिसके साथ हमें चलना चाहिए। And जैसा विमलोक ने दोस्तों कहा है कि जीवन का अंत तो जीवन का अंत एक बार ही होगा। ये कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कि एंड इन लाइफ है। दिस इज नॉट द एंड स्टेट इन लाइफ। यूपीएससी आप लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और आगे बहुत सारे पड़ाव हैं और बहुत सारी चीजें जो आपने करना है। जब हम विमलोक एसएसबी के लिए जाते हैं तो एसएसबी में शुरू में हमें लेक्चर दिया जाता है एसएसबी इंटरव्यू से पहले कि आप यहाँ आए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम एंड अमिताभ बच्चन एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए। ये मैं उदाहरण आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहाँ पहुंचे और अमिताभ बच्चन जी कहाँ पहुंचे, आप सब जानते हैं। और वो एसएसबी के लिए उस समय फौज की जो रिक्वायरमेंट थी उसको नहीं मीट करते, तो वो जाने देते हैं। सिमिलरली जो सिविल सर्वेंट जो बनेंगे, जो इस पूरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकल के जाते हैं, उनका एक रोल है सोसाइटी में, अपना रोल निभाएंगे। उसके बारे में आगे भी हम बहुत इसी प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते रहेंगे। मैं अभी क्या करता हूँ, बहुत सारे मेरे सवाल है लेकिन वो सारे सिमिलर सवाल है विमलोक जी के। एक मैं क्वेश्चन पूछना ये चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं, किसी बड़े शहर में जाते हैं, वो फिर साधु बन जाते हैं, बिल्कुल उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है और ऐसा लगता है कि उन्होंने उस 3-4 साल के समय में जीना ही छोड़ दिया। और बहुत जो समाज की धारणा है कि बड़ा एक ना टफ सा वो है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी केवल ग्राइंड है, उसमें एंजॉयमेंट करने का कोई स्कोप नहीं है, कि इसके बीच में भी हमें अपना जीवन जीने का समय मिलता है? सर अगर हम देखें तो ये तो एक प्रूवन फैक्ट है कि यूपीएससी इज नॉट इजी केक वॉक, कि वह जी। इतना आसान नहीं है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन है आईआईएम, आईआईटी, मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं वो compete कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस लेवल तक हमें जाने के लिए, उस
एबिलिटी को गेन करने के लिए कुछ सर्टेन सैक्रिफाइसेज हैं जो हमें करने हैं। हम्म, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि इस पूरे जर्नी को हम इस वे में एग्जॉस्ट हो जाएं कि हमें हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। प्रोडक्टिविटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस जर्नी। हम्म, तो यहाँ पे जब भी आपको लग रहा है कि आप प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो एक हम्म, ब्रेक लें। इस ब्रेक में जो आपका फेवरेट पास टाइम है उसको हम्म, फॉलो करें। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के इंटरव्यू स्टेज पे पूछा जाता है हॉबीज और इंटरेस्ट। हम्म, कुछ स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी के इंटरव्यू स्टेज पे जाके देखते हैं कि उनकी हॉबी क्या है, जी उनका इंटरेस्ट क्या है, और वहां पे जाके वो आर्टिफिशियली कुछ आंसर प्रिपेयर करते हैं कि क्या क्या वो जवाब देंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने। वो पकड़ में हम्म, आ जाता है सर। तो जी अगर आपको एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं इस प्रिपरेशन में और आपके कुछ हॉबीज हैं तो पैरेलली आप अपने हॉबीज को डेवलप करो। सेम जी टाइम पे पर डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उस हॉबी को परस्यू करो। हम्म, और ऐसा नहीं है कि लाइफ के सभी एकदम साधु बन जाना, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो साधु टर्म भी काफी सब्जेक्टिव है। और जी तो बिल्कुल सही इसलिए कहा आप अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को परस्यू करते हुए भी इस प्रिपरेशन को कर सकते हो। बस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि आपका प्राइमरी गोल उस हॉबी और इंटरेस्ट को लेके कंप्रोमाइज ना हो। ओके मैं दो सवाल और पूछूंगा उसके बाद मैं ऑडियंस को कहूंगा हम ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे लेकिन वी विल फिनिश एडमिन वी कैन फिनिश दिस मीटिंग एक्सटेंड दिस मीटिंग टिल 12:20 या 12:30 तक कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो स्पीकर हैं उनका समय भी कीमती है। अ, मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे मुश्किल इंटरव्यू का सवाल आपको क्या लगा जब आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे तो आपको क्या लगा कि सबसे ट्रिकी सवाल क्या था। सर जैसे कि मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, हाँ तो इसमें जो पहले इंटरव्यू में मुझे सबसे ट्रिकी लगा कि व्हाट इज मीनिंग योर योर नेम। नाम का मतलब क्या है, क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन जी की तो हम जी देश दुनिया यूरोप एशिया हम्म, हम्म, अमेरिका सभी हम्म, ये पढ़ लेते हैं। जी लेकिन अपने को हमें नाम को नहीं जानते। यह नहीं पता होता है कि हम क्या हैं, हमारी सोसाइटल कंडीशन क्या है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हैं, यह नहीं पता होता है। तो हम्म, पहले इंटरव्यू में मुझसे मेरे विलेज का नाम पूछा गया और वह नाम क्यों पड़ा वह पूछा गया था, हम्म, जिसके पास मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं था। जी सर इस बार के इंटरव्यू में जो था लास्ट इंटरव्यू मेरा अभी, वहाँ हम्म, पे मेरे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप हम्म, प्रोफेसर हैं कैसे इस सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं। जी डिफेंस सेक्टर से, क्योंकि जो चेयरपर्सन थे वो डिफेंस से थे, तो हम्म, डिफेंस सेक्टर क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरनेशनल रिलेशन, मेरे पीएचडी के टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरी हम्म, हॉबीज पे क्वेश्चन पूछे गए थे जो पोएट्री। तो सर मोर हम्म, और लेस इस बार मैं सभी आंसर के लिए प्रिपेयर था। बिल्कुल ठीक और है। इस अटेम्प्ट में मेरे लिए, क्योंकि जब आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए हर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो इस अटेम्प्ट में बिल्कुल तो मेरे लिए कोई भी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। लेकिन कई हम्म, क्वेश्चन प्रीवियस अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से कि कई क्वेश्चन जिसको हम बहुत सिंपल समझते हैं वह हम्म, हमारे लिए डिफिकल्ट वन हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सो हमारे जो आजकल की जो जनरेशन है उसमें दो चीजें हैं। हर जनरेशन जो अपने से आगे आने वाली जनरेशन है थोड़ा नीची निगाह से देखती है लेकिन मैं देखता हूँ कि पढ़ने की जो हैबिट है वो बच्चों में या यंगस्टर्स में बहुत कम होती जा रही है। आप क्या पढ़ते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे कि जब हम एक ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो उसमें रीडिंग का क्या रोल है एंड व्हाट टाइप ऑफ बुक्स यू विल रिकमेंड दैट पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू रीड। सर अगर देखा जाए कि किसी भी प्रिपरेशन के बियॉन्ड भी है लाइफ के लिए भी, हम्म, तो एक इंडिविजुअल की अपनी लिमिटेशन है कि हम हर तरह के विजडम को खुद से नहीं अचीव कर सकते। ये जो हम्म, डिफरेंट बुक्स हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन बुक, वो उस विजडम को प्रोवाइड करती हैं जो कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। जी तो रीडिंग एक मेरी हैबिट भी है, हॉबीज भी है। और हम्म, इवन इसलिए अपने फाउंडेशन स्टेज के बाद 19 और 20 के अटेम्प्ट के बाद मैंने टारगेट किया था कि वन हम्म, बुक इन अ वीक मैं कवर करूंगा एटलीस्ट। जी तो जी टोटल ये टारगेट कभी भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो 45 बुक मैं कवर कर लेता था। जी और यह एक धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैं किस तरह से इस तरह के बुक को पढ़ूंगा। कई बार जब आप यूपीएससी के एसए को देखते हो और उसके हम्म, इतने वास्ट टॉपिक्स होते हैं तो आपको यह यूजफुल लगता है कि जो आपने बुक पढ़ी हुई है, हम्म, कोटेशन, उसके आर्गुमेंट, उसके कंक्लूजन आप साइट कर लेते हो अपने एस्से में। सेम हम्म, इथिक्स के पेपर में भी अगर आप कोई नॉन फिक्शन बुक पढ़े हो, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़े हो, तो उनके हम्म, लेसन और लर्निंग्स आप साइट कर लेते हो। जी
और रीडिंग तो की ये जो हैबिट है वो कहीं न कहीं यूपीएससी में भी अपने आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होता है। जी, तो मैं यही एम्फसाइज़ करना चाहता था कि जो हम दूसरी किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो फ़िक्शन है, फ़िक्शन आपकी इमेजिनेशन को हेल्प करती है। नॉन फ़िक्शन है, वो आपके आर्गुमेंट्स को, आपके लॉजिक को, आप उसको साइट कर सकते हैं। यू कैन साइट देम एज़ एग्ज़ाम्पल। तो ये पढ़ने की आदत जो लाइब्रेरीज़ है हमारे कॉलेजेस की, स्कूल्स की या हमारे इंस्टीट्यूशंस की, जनरली खाली पड़ी रहती है। बहुत कम लोग जाते हैं या मेरी एज के लोग जाते हैं, जो उनका अब हम रिटायर्ड लाइफ़ जी रहे हैं, हम पढ़ते हैं। तो पढ़ने की एक आदत जो आपने डाली है। विमलोक जी के से जो लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है बिफोर आई हैंड ओवर दी टॉक टू दी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है एक अवेयरनेस काइंड ऑफ हमारा वेबिनार है। जैसा हमने बताया कि हम एक बिल्कुल एक कंसोलिडेटेड प्रिपरेटरी स्टार्टअप किट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, जिसकी जानकारी आपको अभी ग्रुप में मिलेगी। एक हमने उसका ब्रोशर बनाया, उसको देखिएगा। और हम बहुत जो सीनियर टीचर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, जो बहुत एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, जिसमें विमलोक जी भी शामिल हैं, हम चाहेंगे कि वो अपने इनपुट्स उसमें दें, ताकि एक एक जगह पर आपको सारी चीज मिल जाए, जिससे आपका पैसा खर्च ना हो, जिससे आपको बहुत एक डायरेक्शन मिल जाएगा करने के लिए। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी हु ज्वाइन दिस मीटिंग टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप जो हमारी कम्युनिटी है। वी विल ब्रिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू टॉक टू यू एंड टू चिल्ड्रन। नाउ इज मैं कविता अपने उसके लिए विमलोक जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कविता जो अपना संग्रह है इनका, जो अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है, यायावर, उससे एक कविता सुनाएं, और फिर हम एक कंट्रोल्ड मैनर में ऑडियंस के क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ जी विमलोक। सो सर, कविता जैसे मैंने हाल ही में, जैसे सर ने बताया कि यायावर अधूरे एहसास मैंने पोएट्री कंपाइलेशन पब्लिश की है। जी इस बुक के पीछे की भी एक जर्नी है सर, मैं बताना चाहूँगा कि जी। जब आप रीडिंग की हैबिट की बात कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं पढ़ रहा था, लेकिन लिखनी हैबिट नहीं थी। हम्म, लेकिन कोविड-19 के आसपास जब हम खाली थे, उस समय मैंने अपनी प्रिपरेशन को एक राइटिंग मेंस के लेवल पे स्ट्रॉन्ग किया, और सेम टाइम पे मैं अपने हॉबीज़ पे काम करना शुरू किया। हम्म, और इस बार के रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले ही जैसे ही मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे था कि अब मुझे कुछ नहीं सोचना है, रिजल्ट कुछ भी आए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आउटकम, मुझे अपने पब्लिश कर देना है बुक को। और इवन इस बुक से मेरे 3 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए थे, और जी जो कि पूरे इंटरव्यू के एनवायरनमेंट को लाइट वे में किए थे, जिससे बहुत हेल्प हुआ था मुझे भी, कि वहाँ पे जो कि एक सीरियस कन्वर्सेशन चल रहा था, वहाँ पे जी थोड़ा-सा एनवायरनमेंट अच्छा अच्छा हो गया यहाँ पे, कि जो इंटरव्यूअर थे वो हँसने लगे, और वो इस चीज़ को पॉजिटिव मैनर में लेने लगे कि मैं केवल बुकिश नॉलेज गेन नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी चीज़ें कर रहा हूँ। तो जी। इसमें एक पोयम है, हारे हुए लोग, जो हम्म, मेरा फेवरेट है, और मैंने जी सर को भी सुनाया हुआ है एक बार ये पोयम। जी। मैं यही सुनना भी चाहता था। तो सर, टाइटल है हारे हुए लोग। दिन के उजाले में कभी-कभी एक अंधेरा ख़्याल डराता है। होनी अनहोनी की बात हो या हो सब कुछ पाने या पाकर खोने के जज़्बात, ये सब अपने सीमाओं का एहसास कराता है। गर हार गए जीवन की उम्मीद तो क्या होगा? या सपनों के टूटने के भय से आगे सपने खोने का क्या होगा? हारे हुए लोग इतिहास में क्या कहलाएँगे? क्या या बात है। वो या वो प्रयासों के धूमिल पेज पर यूं ही खो जाएंगे? उनके अपने सपने क्या सब वैसे ही होंगे, या बदलते वक्त के साथ सब बदल जाएंगे? क्या हारे हुए लोग कभी कुछ कर पाएंगे, या असफलताओं के बोझ तले यूं बिखर जाएंगे? इस हार के आगे एक गर भी है। हारे हुए लोगों के पास अनुभव भरा पल भी है। बिल्कुल सही है। इनके पास कहने को ना करने वाले अनेकों किस्से होंगे। बहुत हर बढ़िया। बार बिखर कर फिर संवरना इनके कहानी के हिस्से होंगे। हारे हुए के जीवन की एक अलग दास्तान भी होगी। इनके उम्मीदों की किरण पर कब्रिस्तान भी होगी। हारे हुए लोग सीमाओं से बंधे लोगों के सहारे होंगे। बहुत बढ़िया। भूल गया जिनको छड़बाज समाज ऐसे पुच्छल तारे होंगे। हारे हुए लोग नई दुनिया बनाएंगे, हर हम्म, बाधाओं को तोड़कर, टूटे साहस को जोड़कर, फिर से एक बार आगामी पीढ़ी को राह दिखाएंगे। हम्म। हारे हुए लोग फिर साहस कर योद्धा कहलाएंगे। हारे हुए लोग फिर साहस कर योद्धा कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये उस व्यक्ति की कविता है जो कभी भी हार मान सकता था, लेकिन उसने कहा मैं नहीं मानू। और अंतिम जो पंक्ति है कि
हारे हुए लोग जब संघर्ष करेंगे तो वो योद्धा कहलाएंगे। तो जब इन्होंने बीच में भी कहा कि कभी हार ना मानना सब कुछ पा लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो मेरा हिस्सा था विमलोक जी, मैं इतना सुंदर तरीके से आपने सभी प्रश्नों को इतना मैच्योरिटी से हैंडल किया। बहुत हमारे बचकाने सवाल भी थे इसमें, कोई बात नहीं है, उसको अन्यथा ना लिया जाए। पूरी ऑडियंस है उसमें, ऑडियंस क्योंकि मिक्स्ड ऑडियंस है। मैं अब ये ओपन करता हूँ मीटिंग हमारी ऑडियंस के लिए। आई विल रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू बी डिसिप्लिन। विमलोक जी, आपके सवाल का और रिपीटेटिव सवाल ना पूछें, कैसे करना है, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, उसके लिए मैंने बताया हम आपके लिए पूरी किट लेके आ रहे हैं। All that you have to pay to be part of that kit is just 99 rupees, I think, is the subscription. So I don't think it is much. What I intend is कि आप एक अपना रास्ता पकड़ें जो विमलोक जी ने बताया है हमें, और अपना जो परसिवरेंस है उस पे डटे रहें, अपने ध्येय पर डटे रहें। पार्टिंग जो सेंटेंस है विमलोक, जब हम मेरा हिस्सा जो स्ट्रक्चर्ड वाला हिस्सा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे यंग जनरेशन को जो अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर के बीच में कहीं खड़ी है, 11वीं से लेकर ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में? तो व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू देम एंड टू देयर पेरेंट्स? हाँ जी सर, जो यंग एस्पायरेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज मेरे तरफ से यह है कि सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी को की मैपिंग करो कि आप शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, जी किस तरह के आप सोसाइटल चेंज को देखना चाहते हो और उसमें आप अपने आप को कहाँ पे पाते हो। अगर आप इस चीज़ को एक बार मैपिंग कर लेते हो तो आपको अपने करियर गोल्स को प्रिपेयर करना आसान है, और फिर उस करियर गोल को लेके डेडिकेटेडली आप एफर्ट लगाओ। नो डाउट कई बार होते हैं कि आप सभी फैक्टर पे काम कर रहे हो लेकिन आपको इंटरनल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप कुछ खुद को एप्रिसिएट करो जो आपने अब तक अचीव कर रखा है, और उस इनर मोटिवेशन के साथ जो आपने गोल टारगेट किया है उसके लिए परसिवरेंस के साथ कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते रहो, यू विल सक्सीड। वेरी गुड। सो एक कहावत भी है कि एनी गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो जब आप गोल सेट करते हैं फिर उस पर आपने काम भी करना है। और हर अपनी मीटिंग, अपने लेक्चर, अपनी टॉक में मैं जो कवर करता हूँ, दो चीज, मैं जब एसएसबी इंटरव्यू देने गया था तो दो हमारे मित्र थे जो एसएसबी देने आए थे, उन्होंने मेरी ऑटोग्राफ बुक में लिखा, एक ने लिखा कि जब ठान लिए भैया तो रोके मत रुकिए। वही विमलोक जी ने अपनी पूरे इसमें इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि वो कितना सही सेइंग है। एक लाइन है खाली, जब ठान लिए भैया तो रोके मत रुकिए। और दूसरी लाइन किसी ने कहा जो हमें फेलियर्स और अपने इनसे डील करने में मदद करती है, ही सेज, अमरदीप, नेवर थिंक यू लॉस्ट योर वे बिकॉज टुमारो इज ऑलवेज अनदर डे। तो मैं इन दोनों जो ब्रह्म वाक्यों की तरह इसको अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ। एंड विमलोक जी से बात करके मेरे को जितना नॉलेज गेन हुआ, मेरे को जितना आनंद आया, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। ये मेरी मेमोरी में हमेशा के लिए दर्ज हो गया विमलोक, आपका इतनी सरल तरीके से हमसे बात करना। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। शाश्वत दुबे जी, आप अपने को अनम्यूट करिए। एडमिन प्लीज अनम्यूट शाश्वत दुबे। आप अपना हैंड रेज करेंगे, आई विल टेक द नेम एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट एंड आई विल रिक्वेस्ट नॉट टू टेल स्टोरीज। मेरे को स्टोरी सुनाने की आदत है लेकिन ऑडियंस स्टोरीज ना सुनाए, बाकी लोग बोर हो जाएंगे। जी शाश्वत दुबे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि जो अभी मतलब मैं अभी क्लास 8th में हूँ, तो मुझे जो है मेरा गोल सेट मैंने कर लिया है। मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो अभी से मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए मेरी गोल को लेकर के, और किस तरीके से मुझे प्रोग्रेस करना चाहिए? शाश्वत जी, जो आपके अभी के लिए करिकुलम है जो आप फॉलो कर रहे हैं, 8 तक, 6 to 8 तक है या 9 to 12 तक है, सबसे पहले उसके जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक हैं और जो यूपीएससी के पैरेलली देखते हैं उसको आप फॉलो करो और उसमें अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करो। ओके सर, फिर मतलब फाउंडेशन जब स्ट्रांग हो जाएगा तो जैसे जैसे मतलब क्लासेस में आगे बढ़ता जाऊंगा तो मतलब तैयारी मेन जो है क्या कहते हैं प्रीलिम्स की और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए मुझे शाश्वत, फाउंडेशन के आप बाद? एलिजिबल ग्रेजुएशन करने के बाद ही होगे, तो अभी यूपीएससी के सिलेबस को एग्जैक्टली फॉलो मत करो। अभी जो आपका करिकुलम है और वो करिकुलम जो कि यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है, उस
उस पे अपना कमांड बनाओ और सेम टाइम पे जो सर ने बताया, जो मैंने डिस्कस किया कि जो रीडिंग हैबिट है, अलग अलग तरह के फिक्शनल नॉन फिक्शनल बुक को पढ़ने की हैबिट डालो कि लाइफ के अदर पर्सपेक्टिव आपको मिले और आपका जो होराइजन हो ब्रॉड हो। तो सर ओके शाश्वत जी, और इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। वी हैव समृद्धि तिवारी। हाँ जी समृद्धि। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता है अरे हम लोग, ओके समृद्धि, आपकी फिर वॉइस उसमें हम कट क्या रही है। कर सकते हैं मतलब। आई रिपीट, गुड विमलोक आफ्टरनून इनका सर। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। एक मिनट, हाँ समृद्धि, आपकी आवाज आ रही है, अभी क्लियर आ रही है, बोलिए फटाफट। सर मैं ये कह रही हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब अगर हम अपने स्कूल की स्टडी के लिए करें वो हो जाएगा, फैमिली के लिए हो जाएगा, बट अगर हम एक्स्ट्रा कुछ करना चाहें तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो हम उसके लिए क्या करें, कुछ टिप्स दीजिए सर प्लीज। समृद्धि, अगर आप स्कूल में अभी हो तो स्कूल के जो सिलेबस हैं वो आपकी प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए। लेकिन सेम टाइम पे जो वीकेंड पे और वीकली बेसिस पे आप अगर देखो तो आपके सिलेबस किस तरह से यूपीएससी और आपके फ्यूचर गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पे आप प्रिपेयर हो, या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वो किस तरह आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकती है, उसमें आपको अपने टाइम को देना चाहिए। यह बेटर वे है। हम सर क्या कर रहे हैं विमलोक जी, सर एक मिनट, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो स्टार्टअप किट है उसमें पूरे साल का स्टडी का प्लान हमने दिया है। जो जी विमलोक जी कह रहे हैं कि आपको समय तो निकालना पड़ेगा। एक फिल्म है तेजाब, उसमें अनिल कपूर कहते हैं कि समय होता नहीं, समय निकालना पड़ता है। विमलोक जी ने अपनी जर्नी में पीएचडी के लिए समय निकाला, किताब लिखने के लिए समय निकाला, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, बच्चों को पढ़ाते भी रहे। वो सारा काम करते साथ साथ इन्होंने इतने अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो समय आपको निकालना पड़ेगा। आपकी जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको लिस्ट करिए, कितना समय आप सोशल मीडिया पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, समय निकलेगा। अगले हम लेते हैं खुशबू। खुशबू जी। हेलो सर। हाँ जी, छोटा सवाल सर मैं पूछिएगा। यस सर, मुझे ना इकोनॉमिक्स के लिए समझ नहीं आ रहा कि मतलब कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक ज्यादा बेस्ट है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा डायनेमिक से सब्जेक्ट भी है। तो आप उसके लिए कुछ बता सकते हैं? खुशबू, अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन को देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में जो करंट हैपनिंग है वह मेजर पार्ट है जो कि कवर होता है, जो कि आपके न्यूज़पेपर से। लेकिन उसके लिए जो फाउंडेशन आपका स्ट्रांग करने के बाद 11th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है एनसीईआरटी, जो आपके लिए इसेंशियल रीडिंग है। उसके बाद अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड बुक के रूप में शंकर गणेश बाई टीएमएच पब्लिकेशन, तो वह कर लोगे आप और उसके साथ करंट से अपने आप को अपडेट करते रहोगे तो यूपीएससी के इकोनॉमिक सेक्शन की प्रिपरेशन आप बेटर वे में कर सकते हो। थैंक यू सर। धर्मेंद्र तिवारी जी। हाँ जी। सर आप मेरा वीडियो क्वेश्चन। ओके, जितने भी स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं इनके जवाब मैं दूंगा। एनी ग्रेजुएट हियर, केवल ग्रेजुएट जो हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो केवल अपने हाथ ऊपर रखें। अभी 6th 7th वाले जो बच्चे हैं वो आपसे मैं अलग से बात करूंगा। आप अभी विमलोक जी को तंग मत करें, और हमारे जो मेन जो स्पीकर्स हैं उनके जो सवाल है, जिन्होंने अगले साल एग्जाम देना है, आप उनके बीच में बाधा ना बने, जो ग्रेजुएट हैं। ओके अभिनव, ये अभिनव है, क्या नाम है इनका, रेड से नाम लिखा हुआ है, यस। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। सर आप कौन सी मैं क्लास में अभिनव, क्या कौन सी क्लास में, पहले बताओ। सर आई एम इन 8th। हाँ छोड़ दीजिए। डेल, डेल कौन है, डेल, डेल। AD sir, I have a question, if I may present. श्योर ये श्योर सर्टेनली, हाँ जी। हाँ, ये क्वेश्चन है बाय भूमि चिकारा कि हम्म sir, prelims is my biggest fear and I gave हम्म my first attempt. I could हम्म have made through it, but anxiety and fear led to my failure. This guilt हम्म is haunting me again and again. I have हम्म restarted with some minimal speed, but that fear of next time is tensing me. Please help me with how to deal with it. So, हम्म Bimlok ji, I request you to address Bhumi Chikara's concern here. हम्म भूमि, सबसे पहले तो जो प्रीलिम्स का पेपर है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो पूरे एग्जाम को डिफाइन नहीं करता है। तो इसको लेके अपनी पूरी पर्सनालिटी को, अपनी पूरी एबिलिटी को क्वेश्चन करना जस्टिफाइड नहीं है। तो सबसे पहले आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि अभी आपने बताया कि आपने एक अटेम्प्ट दिया है और उसमें आपको लग रहा है,
तो यहाँ पे जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी ट्रिकी और रैंडम एग्जामिनेशन के रूप में हो चुका है अभी तक। तो आप जितना रैंडम क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वह मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू प्रिपेयर करो खुद को, और सेम टाइम पे आप पूरे एग्जाम के कंप्लीट साइकिल की प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप कंप्लीट साइकिल को प्रिपेयर करोगे तो वह बेटर अप्रोच है, ना कि अपने प्रीवियस फेल्योर को लेके और अपने आप को जज करने से। तो नो डाउट आप स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, लेकिन नेक्स्ट साइकिल के आपके सभी टेस्ट जो हैं वह क्वालिफाई करना आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, Yeah, अनुपमा thank मुंशी। you. हाँ जी। हाँ जी, विमलोक जी, मुझे ये पूछना था कि जो बच्चे कॉलेज में, जैसे मेरी बिटिया सेकेंड ईयर में है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही है, तो जो कॉलेज के बच्चे हैं जो एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनको कौन से ईयर, सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या थर्ड ईयर से? मैम, सेकेंड ईयर एक बेटर टाइम है, जब क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो कॉलेज के बारे में अवेयर हो चुके होते हैं, उनको पता होता है कि कॉलेज को कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, कॉलेज के करिकुलम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में वह सेल्फ स्टडी के थ्रू मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं पैरेलली, कि जो बेसिक बुक्स है उसको अपने क्लासेस के पैरेलली वो फॉलो कर सकते हैं, अपने ऑप्शनल को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो मे बी उनके ऑप्शनल उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड हों, तो अपने ऑप्शनल को डिसाइड कर लें, प्रीलिम्स और मेंस के जो ओवरलैपिंग टॉपिक हैं उसको डिसाइड कर लें, अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को फाइनलाइज कर लें। तो सेकेंड ईयर एक बेटर टाइम पीरियड है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए। जी, और अगर किसी ने कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी हो तो वो कौन से ईयर में करनी चाहिए? मैम, कोचिंग थर्ड ईयर में करना बेटर है, क्योंकि वहाँ पे उनको एक पूरा टाइम, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन के साथ डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें 2 इयर्स के भी कोर्स होते हैं, 1 ईयर्स के भी कोर्स होते हैं। तो अगर सेकेंड ईयर में वो कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए पर डे जो स्टडी बर्डन है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू थर्ड ईयर में ज्वाइन करने के। तो वह जी, अपने सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे डिसाइड करे कि उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओके, अंशिका त्रिपाठी जी। अंशिका त्रिपाठी। यस सर। हाय सर। अंशिका, आप कौन सी क्लास में हैं? आप कौन सी क्लास में, पहले बताइए। आई वांट ओनली सर मैं ग्रेजुएट। हाँ BA जी। ऑनर्स। हाँ, तो आपकी आवाज तो लग रही है कि आप अभी स्कूल में ही हैं, लेकिन आप पूछिए, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी। सर फर्स्टली मैं ये जानना चाहती हूँ विमलोक सर, क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं? लाइक आई एम ट्रूली इंस्पायरिंग कि आप मेरे ही गांव से हैं, बहुत आप इंस्पायर करते हैं मुझे। एंड जस्ट आई वांट टू नो कि हम लाइक स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि अभी मुझे ये बहुत मैं इशू फेस कर रही हूँ कि स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कौन से सोर्स से करें, कहाँ से करें, तो मैं जानना चाहूंगी ये चीज़। यस अंशिका, सबसे पहले तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी बेसिक बुक्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड बुक मैंने मेंशन भी किया हुआ है, तो उसको लेके फॉलो करना शुरू करें। और सेम टाइम पे आप यूपीएससी के पीवाईक्यू सिलेबस को देखो कि उस पूरे सिलेबस से आप फेमिलियर हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। उससे फेमिलियर होने के लिए जो बेसिक टेक्स्ट बुक हैं, स्टैंडर्ड बुक हैं, उसको सब्जेक्ट वाइज फॉलो करो आप। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के कुछ एनसीईआरटीज हैं, उसको देख के आप देखो कि यूपीएससी के पीवाईक्यू सिलेबस को, क्वेश्चन को कैसे आप कर पा रहे हो सिलेबस वाइज। सेम टाइम पे एनसीईआरटीज ज्योग्राफी को पढ़ो और देखो कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जो बेसिक स्टार्टिंग होनी चाहिए आपकी, वह आपके स्टैंडर्ड बुक से और बेसिक फाउंडेशनल बुक से होनी चाहिए। और जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होगी, उस तरह से आप स्टैंडर्ड बुक पे शिफ्ट कर लेना। यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो सिलेबस है, वह गाइडिंग टूल होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर शीतल, उन्होंने बीच में कई बारी हाथ अपना, शीतल हीरे। यस मैम। हाँ सर, मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे हम 12th के बाद हमें ग्रेजुएशन चूज करना है जो रिलेटेड विथ यूपीएससी है, तो कौन सा ग्रेजुएशन हमने चूज करना चाहिए? क्योंकि मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बीए बीएससी है, तो हमने क्या करना चाहिए कि जो इट सपोर्ट द यूपीएससी सिलेबस? मैम, अगर आपने पहले ही डिसाइड स्टूडेंट ने कर लिया है कि उसको यूपीएससी ही करना है, तो ग्रेजुएशन में अगर सेकेंड ऑप्शन को प्रिपेयर करने के लिए देखा जाए, प्लान बी को, तब तो मेडिकल और इंजीनियरिंग या अदर साइंस सब्जेक्ट पे फोकस कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि अल्टीमेट ऑप्शंस के रूप में ही सेकेंड प्लान बी प्रिपेयर नहीं करना है, यूपीएससी को ही सेंटर में रख के उसको अपने ग्रेजुएशन
तो ह्यूमैनिटीज में जिस सब्जेक्ट को लेके उसको अपना ग्रेजुएशन उसको यूपीएससी में अपीयर होना है, उस सब्जेक्ट को वह प्रायोरिटाइज कर सकता है ग्रेजुएशन करने के लिए। बट अगर हम मेडिकल या इंजीनियर कहेंगे तो वहाँ ऑलरेडी 5 इयर्स हम ग्रेजुएशन में डाल देते, उसके बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन कितना इजी है, या मतलब कुछ अलग सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा सर? मैम, अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल के पेपर को देखा जाए तो अल्टीमेटली वह आपका केवल ग्रेजुएशन नहीं, वह आपके प्लान बी को स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर रहा है आपको करियर वाइज। सेम टाइम पे जो मेडिकल साइंस के पेपर हैं, इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सीएस, वह भी ऑप्शनल के रूप में लास्ट 4 to 5 ईयर्स में एक फेवरेट सब्जेक्ट के रूप में बनते जा रहे हैं, जिसपे 500 मार्क्स होते हैं। अच्छा। तो स्टूडेंट वह ऑप्शनल ऑप्ट कर सकता है जो कि उसने अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल में लिया है, और उसको माइंड में रख के वो प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन अच्छा, अल्टीमेटली जो ग्रेजुएशन का डिसीजन है, वह डिसीजन उसके सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड होना चाहिए कि वह केवल फर्स्ट ऑप्शन को साथ लेके चल रहा है, अगर प्लान बी के एब्सेंस में वो क्या करेगा। ये सारे सेल्फ अवेयरनेस होनी सबसे प्राइमरी कंडीशन है। और व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, टू परस्यू इकोनॉमिक्स, बीए एमए इकोनॉमिक्स, इज इट हेल्पफुल? यस मैम, अगर यूपीएससी के सिलेबस के परस्पेक्टिव से तो प्रीलिम्स और मेंस में इकोनॉमिक्स के एक मेजर सेक्शंस कवर होते हैं। अगर वो ऑप्शनल ऑप्ट करता है स्टूडेंट, तो 500 मार्क्स इकोनॉमिक्स पे हैं उसके। और कैरियर वाइज देखा जाए, अगर सेकेंड प्लान बी में, तो एकेडमिक्स में या अदर कैरियर डोमेन में उसके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। इकोनॉमिक्स में अगर हम करते तो मैम वो भी बेटर ऑप्शन है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, अभी हम क्या करेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे। ठाकुर हैं हमारे स्पीकर और जो पार्टिसिपेंट हैं, और एक जूली गुप्ता है। बाकियों को मैं रिकमेंड करूंगा, जो हमारा स्टार्टअप जो किट है, जो स्कूल वाले हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। जो अभी अगले 1-2 साल में अपीयर करने वाले हैं उनके लिए वो इतना हेल्पफुल नहीं है, लेकिन जो भी स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, उस स्टार्टअप किट के अंदर आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। बाकी जो भी आपके सवाल हैं, हम वेबलॉग जी से 1 हफ्ते का समय लेंगे। आपको हम इसके बाद गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर करेंगे फीडबैक के लिए, उसमें आप अपना सवाल लिख के भेजेंगे। वी विल सेंड यू डिटेल्ड आंसर टू योर क्वेश्चन। ये वेबिनार में आपके जो डिटेल्ड इंक्वायरी है, क्या सब्जेक्ट लें, कौन सी किताब पढ़ें, ये सबके हम प्रिपेयर करेंगे आंसर्स और आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा जो रिकमेंडेशन है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। विमलोक हैं, विमलोक के आगे आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स हैं जो इन एग्जाम्स को क्लियर करेंगे और बड़े बड़े जीवन में पड़ाव हासिल करेंगे, हम उनको भी बुलाएंगे। सो ठाकुर जो हैं, आई डोंट नो योर फर्स्ट नेम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज जूली गुप्ता, एंड आफ्टर दैट विल हैव दिस मीटिंग क्लोज। लेकिन ये जो हमारा संबंध है, ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, ये कभी बंद नहीं होगा जब तक आपके सारे सवालों के जवाब हम राइटिंग में नहीं दे देंगे। ओके ठाकुर। यस सर। ठाकुर आप अपने को अनम्यूट कर लें, अगर आप शोले वाले ठाकुर नहीं है तो आप कर सकते हैं। ओके, जूली गुप्ता। यस, जूली गुप्ता आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए प्लीज। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ स्टूडेंट मैं अभी जॉब कर रही हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। तो अभी मेरा प्लानिंग है एमबीए करने का, और उसके साथ साथ यूपीएससी कैसे स्टार्ट करना है, और इकोनॉमिक्स के साथ। तो आप मुझे थोड़ा सा विनोद सर इसमें गाइड कीजिए। तो जूली, सबसे पहले टाइम तो जब मैनेजमेंट आप कैसे? अपना ऑप्शनल डिसाइड कर चुके हो आप, तो पैरेलली ऑप्शनल के जो बेसिक नोट्स हैं, किसी भी मार्केट में बहुत सारे बेसिक नोट्स अवेलेबल हैं, किसी भी एक नोट्स को आप सेलेक्ट करो और अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर करो। पैरेलली आप एनसीईआरटीज को, क्योंकि अगर आप फेमिलियर नहीं हो यूपीएससी के बेसिक टर्मिनोलॉजी से, बेसिक सब्जेक्ट से, तो आप एनसीईआरटी को प्रीफर करो। और जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको बेसिक एनसीईआरटी कवर कर लेने हैं, वह कवर करके आप मेंस के सिलेबस पे आ जाओ। नो डाउट कॉर्पोरेट जॉब के साथ आप मैनेज कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ये टाइम जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो। 2 मंथ्स की जगह पे आप 3 मंथ्स में कवर कर लो एनसीईआरटी, और नेक्स्ट 5 मंथ्स में आप मेंस के सिलेबस को ऑप्शनल के साथ कवर कर लो। तो यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। और सर अभी हमारा नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इज इट वर्थ इट कि लाइक मैं अभी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ और वहां से मैं उसकी कोचिंग वगैरह लूँ, या मैं सेल्फ स्टडी करके स्टार्ट कर सकती हूँ? अगर 6 मंथ्स में आपको अटेम्प्ट देने हैं, 6 to 8 मंथ्स में, तो आप ऐसे किसी कोचिंग को प्रेफर कर सकते हो जो कि आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दे, या आपके
नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान प्रिपेयर करके रखे। तो यह आप पे है कि आप किस तरह से इस चीज़ को परसू कर रहे हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, आई थैंक एवरीबडी। जिनके हैंड्स अभी अप हैं आप डाउन कर लीजिए। आई हैंड ओवर द प्रोसीडिंग्स टू विंग कमांडर सोनिका टू गिव वोट ऑफ थैंक्स टू द गेस्ट, एंड आई पर्सनली वांट टू थैंक विमलोक फॉर सच एन इंसाइटफुल टॉक दैट आई एम श्योर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है they have gained motivation, they have learnt a lot. I personally have learnt a lot. Thank you Sonika so ji, much, sir, over for to you. always being there for me. जी जी, एंड हमारी गुड विशेस ब्लेसिंग्स हमेशा विमलोक आपके पास रहेंगी। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप जब जहां आपको कार्डर अलॉट होगा, जब आप पोस्टिंग चले जाएंगे, हम बारी बारी बीच में आपसे संपर्क करते रहेंगे और पूछते रहेंगे कि कैसे और अच्छा काम सोसाइटी के लिए किया जा सकता है। सोनिका, ओवर टू यू। Thank you so much, Colonel Amardeep sir and Vimlok ji. And on behalf of all the viewers here, and I personally join to express our gratitude here because आपने जो बातें की हैं आपस में, that has not just showcased कि UPSC की तैयारी कैसे करनी है। आपने ये सिखाया है कि जीतना सिर्फ जीतना नहीं होता, हार ना मानना होता है। और यही माइंडसेट हम अपने यंगर जनरेशन में एंड फ्यूचर लीडर्स में इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप लोगों के सहयोग से वी आर वेरी श्योर दैट वी विल सक्सीड इन द मिशन। एंड जिनके क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए हैं वो क्वेश्चंस हम बिल्कुल विमलोक जी को फिर ट्रबल करेंगे, उनसे सहायता लेंगे एंड वी विल ट्राई एंड गेट बैक टू दी क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आंसर in future. And at the end, I just want to take out from the वेबिनार जिसमें आपने कहा था कि इम्पैक्ट क्रिएट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी करियर में करो। तो गोल बना लिया है तो लगे रहना है, बट गोल बनाना कैसे है, कभी कभी हम उसमें भी प्रॉब्लम हमें फेस होती है। तो 9 साल में एक पर्सनालिटी डिफाइन हो जाती है बच्चे की। उसके बाद आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो कहा गया है ना कि हम बहुत तेज भाग रहे थे लेकिन फिर किसी ने आके हमें मोड़ा कि दिशा सही ये है। तो किस डायरेक्शन में जाना है, इन सब के लिए आपकी हेल्प करने के लिए वी हैव अ ग्रेट काउंसलर विद अस, तो जिनसे हम नेक्स्ट वेबिनार में आपको रूबरू कराएंगे। तो हमसे जुड़े रहिएगा और अपने क्वेश्चन ऐसे ही पूछते रहिएगा। एंड एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट हम जो मटेरियल्स आप लोगों के लिए बना रहे हैं विमलोक जी की सहायता से या ऐसे ही योद्धाओं की सहायता से, वो हम आप तक पहुंचा सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद।